अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं द हॉलो मैन, बल्कि उसका लास्ट लेक्चर है आज हॉलो मैन का। उससे पहले 2 लेक्चर्स हम कर चुके और उसमें हम बड़ी डिटेल के साथ जो है तफसील से बता चुके कि किस तरह उसने मॉडर्न दौर के इंसान को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया। और मॉडर्न दौर के क्रिटिसिज्म का जो है सबसे बड़ी वजह वो हमारे पास टाइम की अवेलेबिलिटी का ना होना है, कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी जो शायद हम करना भी चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम उनको टाइम दें, उनको वक्त दें। उसमें हमारे अपने पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग भी हो सकती हैं, पर्सनल रिलेशंस भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हम उन्हें टाइम नहीं दे सकते। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे बात की थी कि जो ये समझते हैं कि जी हम पता नहीं हमने क्या तबाही मचा देनी थी दुनिया में, लेकिन हमारे पास वक्त अवेलेबल नहीं था इसलिए हम वो तबाही नहीं मचा सकें। तो भाई उन सारे लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए भी, अक्सर आप बच्चे भी ये शिकायत करते हैं और बड़ी हद तक जस्टिफाइड शिकायत है, मैं उसका ये नहीं कहता कि वह शिकायत दुरुस्त नहीं है, कि हमारे पर इतना बर्डन होता है स्टडीज़ का, सुबह शाम हम इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हम अपने आप को जो है वो वक्त नहीं दे सकते। तो जो बच्चे भी ये सोचते थे या ये फील करते थे नाउ इज़ द टाइम फॉर देम, अब उनके लिए वक्त है कि वो अपने आप को भरपूर वक्त दे सकते हैं। अब उन्हें एक ही टाइम पढ़ना है ये, और वो एक टाइम पढ़ना भी क्या है, लेयरली अंदाज में। दिल करे तो आप लेट के लेक्चर सुन रहे हैं, दिल करे तो बैठ के सुन रहे हैं, दिल करे तो नाश्ता करते हुए सुन रहे लेक्चर, दिल करे तो जैसे मर्जी आप जो है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। सो ऐसी फुर्सत और ऐसी एक तरह से कह लें कि ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है आपके लिए। ऐसी फुर्सत जो है वो दोबारा आपको ज़िंदगी में फिर कभी मुयस्सर नहीं आएगी। सो इस फुर्सत को ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करें, बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज़ करें, बिकॉज इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो ये फुर्सत जिस बच्चे ने यूटिलाइज़ की अपनी, चाहे वो अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करे, ये भी किया जा सकता है, ठीक है। और अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करने का बेहतरीन तरीका आपके लिए एक तो स्टडीज़ तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी कुछ और टारगेट्स गोल्स सेट कर लें। अपने पर्सनल स्किल डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी हॉबीज़ के हवाले से ही आपको प्रोडक्टिव हॉबी डेवलप कर लें, तो वो भी आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप बड़ी आसानी से जो है वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे भी कुछ ना कुछ जो है वो इन दिनों में काम कर सकते हैं। सो ये तो एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक सजेशन थी या आप लोगों का एक मशवरा था, एडवाइस थी। वापस हम आते हैं हॉलो मैन पे। हॉलो मैन वो क्यों कहता है? हॉलो मैन वो कहता है कि वी हैव बिकम शेपलेस, वी हैव बिकम इमोशनलेस। हम बिल्कुल क्या हुए हैं, हिम्मत हार गए हैं। बिल्कुल हमने जो है वो अपने जज्बात, एहसासात, फीलिंग्स, इमोशंस, पैशंस वो क्या किया है, वो सब के सब हमने क्या किए, खो दिए। जिसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे पास जो है इस वक्त, वो कहते हैं, टी.एस. एलियट ये कहता है कि हमारे पास इस वक्त कोई ऐसी खूबी नहीं है, कोई ऐसा करैक्टरिस्टिक नहीं है, कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसकी बेसिस पे जो है वो हमें ट्रू ह्यूमन बींग्स जो है वो कहा जा सके। एंड दैट इज़ वाई ही कॉल्स अस द हॉलो मैन, द स्टफ्ड मैन। इसीलिए वो हमें एक फेक, जाली, खाली, खोखला इंसान कहता है कि हमारे पास जो है कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं बची जिसकी मदद से जो है, या कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसको हम कह सकें कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वालिटी वी डिज़र्व टू बी कॉल्ड द रियल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये उसका एक क्रिटिसिज्म है। अब हम इससे आगे बढ़ने, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी क्रिटिसिज्म को वो स्ट्रेंथन करते हैं और वो कहते हैं कि शेप विदाउट फॉर्म। अब हमें पता है कि यहाँ हमने सिनोनिम्स करने हैं, यहाँ हमने उसका सिंबलिज्म करना है,
और यहाँ पर हमने उसकी लिटरेरी यहाँ पर हमने उसकी लिटरेरी टेक्निक्स जो है वो यूज़ करनी है। अब वो देखें, कहते हैं शेप कहते हैं फॉर्म को, फिगर को, स्ट्रक्चर को, स्केलेटन को, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। शेप विदाउट फॉर्म कहते हैं कि हमारे जो शक्लें हैं वो क्या हैं, बेशक्ल हैं। हमारे जो चेहरे हैं वो क्या है, वो बेचेहरा हैं। शेड विदाउट कलर, शेड का मतलब भी, शेड क्या है जी, कलर। और यहाँ पर ये किसी तरह से एक आप इन अ वे कह लें कि फ्लेवर के मानों में भी जो है वो इस्तेमाल हुआ है। शेड विदाउट मोशन, शेप विदाउट मोशन एंड शेड विदाउट कलर, कि हमारे जो चेहरे हैं वो क्या हैं, वो बेचेहरे हैं, और हमारी जो रंग हैं वो क्या हैं, वो बेरंग हैं। पैरालाइज्ड फोर्स, पैरालाइज्ड कहते हैं पैरालाइज्ड कहते हैं क्रिपल्ड, लिमिटेड, महदूद, फालिज़दा, मफलूज। पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन, जेस्चर हम कहते हैं, हम पढ़ चुके, जेस्चर हम किसको कहते हैं, इंडिकेशन को, सिग्नल को, और मोशन हम कहते हैं मूव को। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर जेस्चरिंग विदाउट मोशन, कि हम बगैर हरकत किए क्या कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, कि हमारे इशारों में भी जो है वो अब कोई हरकत, कोई मूव जो है वो बाकी नहीं रही। ये मैंने उसके लिख दिए, जेस्चर स्टैंड्स फॉर इंडिकेशन, सिग्नल, एंड मोशन स्टैंड्स फॉर मूवमेंट। इस तनाजुर में जो है वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसके थोड़ा सिंबलिज्म को देखते हैं इसी को, कि अब ये जो शेप विदाउट फॉर्म है, ये क्या है, दैट इज बेसिकली a satire on modern men। ये सारा पूरा ही पैसेज, बल्कि आप इसको, ये दोनों लाइंस में ये सटायर ही है, ये तंज ही है। वो हमें क्या कहना चाह रहा है कि यू लुक लाइक ह्यूमंस, तुम्हारा चेहरा जो है, तुम्हारी चीज़ें जो हैं वो इंसानों वाली ज़रूर हैं, बट तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है, तुम्हारी जो आइडेंटिटी है, दैट मे बी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। हो सकता है कि ये चेहरा जो है ये क्या हो, एक इंसानी चेहरा लगे, बट दैट शेप इज़ विदाउट फॉर्म। ये जो शक्ल है ये बुनियादी तौर पे बेशक्ल है, बिकॉज उसके ख्याल में जो चीज़ आपकी शेप बनाती है, जो चीज़ आपको शेप अप करती है, शेप इज़ बेसिकली, आप यूँ कह लें इसको, आगे मैं थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। शेप इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त है, पहचान की अलामत है शेप। और वो क्या कहता है, आइडेंटिटी की उसके ख्याल में जो आइडेंटिटी है उसकी बेसिस क्या है, आइडियोलॉजी। उसके बेसिस क्या है, थॉट। उसके बेसिस क्या हैं, आइडियाज़। उसके बेसिस क्या हैं, पैशंस। वो ये बिलीव करते हैं
कि इंसान की शनाख्त क्या है, इंसान की आइडेंटिटी क्या है। वो उसके नज़रियात से है, वो उसकी सोच से है, वो उसके ख्यालात से है, वो उसके जज्बात से है, वो उसके एहसासात से है। ऑल दीज थिंग्स बेसिकली मेक अप योर आइडेंटिटी। और उस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया दैट इज़ शेप। और इसीलिए वो कहते हैं शेप विदाउट फॉर्म, दैट यू हैव अ फेस बट यू डू नॉट हैव योर आइडेंटिटी। तुम्हारा चेहरा तो है बट इट इज़ अ शेपलेस थिंग, इट इज़ अ फॉर्मलेस थिंग। बिकॉज उसकी वजह क्या है, वो बेचेहरा क्यों है? वो बेचेहरा इसलिए है कि उसके पास उसकी अपनी शनाख्त के लिए कोई नज़रिया, कोई सोच, कोई ख्यालात, कोई जज्बात, कोई एहसासात, ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ठीक है, और चूंकि ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं इसलिए वो कहते हैं कि यू आर शेप विदाउट फॉर्म, कि तुम्हारे पास जो है वो चेहरा तो मौजूद है लेकिन उस चेहरे की शनाख्त नहीं है, उस चेहरे की पहचान नहीं है, उस चेहरे की आइडेंटिटी नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि शेड विदाउट कलर। अब शेड भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? पर्सनालिटी को, आपकी आइडेंटिटी को। शेड्स ऑफ योर पर्सनालिटी, ये शेड्स रंग नहीं है, ये शेड क्या है? दैट इज़ द शेड ऑफ योर पर्सनालिटी, दैट इज़ द कलर ऑफ योर पर्सनालिटी। आपकी जो कह लें शख्सियत का रंग है उसकी बात हो रही है, आपकी ज़ात का जो रंग है उसकी बात हो रही है कि तुम्हारे जो ज़ात के रंग थे। देखिए अल्लाह ने हम में से हर एक को एक फ्लेवर दिया है, एक कह लें कि शेड दिया उसकी पर्सनालिटी का, एक कलर दिया उसकी पर्सनालिटी को। एंड दैट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू ह्यूमन बींग्स फ्रैंकली स्पीकिंग। आप दुनिया जहान की चीज़ें देखें तो आपको लगता है कि अल्लाह ने एक ख़ास टेस्ट, एक ख़ास कलर, एक ख़ास स्कीम, एक ख़ास प्लान उसके लिए मुंतखब किया है। मसलन आप आम खाते हैं, उसका एक अपना टेस्ट है। आप आलू बुखारा खाते हैं, उसका एक अपना टेस्ट है। अब शेर देखते हैं, उसकी एक अपनी पर्सनालिटी, अपनी एक ग्रैंडर है उसका। और अब मोर देखते हैं तो उसकी एक अपनी खूबसूरती है। अल्लाह ने क्या किया है, इस कायनात में हर एक चीज़ को, नॉट ओनली द लिविंग बींग्स, सिर्फ लिविंग बींग्स की हम बात नहीं कर रहे, आप नॉन लिविंग, आप पहाड़ देखते हैं आपको एक अलग तरह की खुशी होती है, आप सहरा में रात गुजारते हैं उसके एक अलग तरह का आपका चार्म होता है। ठीक है, आप गर्मी का एक अपना लुत्फ़ है, सर्दी जो है उसका एक अपना चार्म है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने क्या दी हैं, इन सब को अपने अपने कलर्स, अपने अपने शेड्स, अपने अपने स्टाइल्स, अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ दी हैं। और वो ये कहते हैं कि तुम्हें जो शेड दिया गया था दैट वाज ऑफ आइडियोलॉजी, दैट वाज ऑफ थॉट, बिकॉज वी द ह्यूमंस आर द ओनली थिंकिंग क्रिएचर्स। हम वो वाहिद मखलूक है इस कायनात की जो सोचती है, जो फ़िक्र रखती है, जो जज्बात रखती है, जो एहसासात रखती है, जो उन एहसासात को कम्युनिकेट करती है, जो उन जज्बात को ट्रांसमिट करती है। वी आर द ओनली वंस। सिर्फ हम ही वो लोग हैं इस पूरी इतनी बड़ी इस यूनिवर्स में, वी आर द ओनली वंस हु कैन डू इट। तो वो कहते हैं कि तुमने ये जो अपनी पहचान थी, ये जो अपनी पर्सनालिटी का कलर था, ये जो अपनी पर्सनालिटी का शेड था एज ए ह्यूमन बीइंग, ये तुमने क्या किया है, ये तुमने क्या किया है, खो दिया है, इसको वेस्ट कर दिया है। और इन दोनों लाइंस में जो उसने लिटरेरी टेक्निक यूज़ की है, ये जो है ना, शेप without form, shade without color, और लास्ट उसने किया है
पैरालाइज्ड मोशन, और एंड पे उसने किया है, सॉरी पैरालाइज्ड मोशन मैंने कहा, पैरालाइज्ड फोर्स है, और जेस्चर विदाउट मोशन। ये चारों के चारों these are the examples of ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन हम पढ़ चुके कि ऑक्सीमोरोन क्या होता है। ऑक्सीमोरोन होता है दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को इकट्ठे मिला देना, दो मुख्तलिफ टर्म्स को, अपोजिट टर्म्स को क्या करना, ज्वाइन कर देना। अब देखिए शेप विदाउट फॉर्म, फॉर्म और शेप ये क्या है, सेम चीज़ें, बट वो क्या कह रहा है, विदाउट फॉर्म, शेप कैन नॉट बी विदाउट फॉर्म। शक्ल जो है वो स्ट्रक्चर के बगैर हो ही नहीं सकती। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। इसके बाद शेड विदाउट कलर, शेड कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट कलर, बट वो कहते हैं कि इट इज़ अ शेड विदाउट कलर। पैरालाइज्ड फोर्स, नाउ फोर्स कैन नॉट बी पैरालाइज्ड, ताकत जो है वो कभी भी मफलूज नहीं होती। और जेस्चर विदाउट मोशन, जो इशारे हैं वो भी हरकत के बगैर नहीं होते, बिकॉज जब आप जेस्चर करती हैं तो ऑब्वियसली यू मेक अ मूव। सो ये सारी चारों के चारों। अब हम आगे आते हैं सिंबलिज्म पे, फिर दोबारा वापस आते हैं। ये जो वो कहते हैं ना पैरालाइज्ड फोर्स, ये फोर्स क्या है, दैट इज द फोर्स ऑफ कैरेक्टर, आपके किरदार की, या फोर्स ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं, और फोर्स ऑफ, कि तुम्हारी असल ताकत क्या थी, दैट वॉज योर कैरेक्टर, दैट वॉज योर थॉट, थॉट भी आप इसी में ऐड कर सकते हैं, दैट वॉज योर थॉट, दैट वॉज योर पैशन, दैट वॉज योर कैरेक्टर, दैट वॉज योर कलर, दैट वॉज योर आइडेंटिटी। ये तुम्हारी असल ताकत थी। तुम्हारी असल ताकत फिजिकल ताकत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके कि अगर इंसान को अल्लाह ने फिजिकल ताकत के हवाले से कोई काम उससे लेना होता तो फिर क्या करता, फिर वो इंसान को फिजिकल ताकत दे के भेजता, जैसे हाथी को दी है, जैसे शेर को दी है, जैसे चीते को दी है, जैसे गेंडे को दी है, ठीक है। वो क्या करता, इस तरह की कोई फिजिकल माइट इंसान को दे के भेजता। लेकिन अल्लाह ने इंसान को क्या दिया है, द ब्रेन, छोटा सा एक पाव का एक ऑर्गन है आपकी दिमाग, ठीक है। और ये ऐसी तबाही चीज़ है कि इसका जोड़ ही कोई नहीं है। इसके सामने हाथी भी झुक जाता है दिमाग की ताकत के सामने। इसकी ताकत के सामने जो है वो बड़े बड़े खूंखार दरिंदे भी जो हैं वो हम देखते हैं, वो सर्कस में क्या कर रहे होते हैं, पालतू बन के फिर रहे होते हैं। यही वो इंसान को रियलाइज़ करवाना चाहता है दैट द रियल फोर्स यू हैड, जो तुम्हारी असल ताकत थी सोचने की, समझने की, पैशन, इमोशंस की, एक दूसरे से मोहब्बत बांटने की, एक दूसरे से अपने जज्बात शेयर करने की, एक दूसरे को अपने जज्बात ट्रांसमिट करने की, ये तुम्हारी रियल ताकत थी, ये तुम्हारी रियल आइडेंटिटी थी। दैट वाज योर रियल फोर्स, बट दैट फोर्स हैज़ बीन पैरालाइज्ड। कि ये ताकत तुमने क्या की है, इस ताकत को बर्बाद कर दिया है, इस ताकत को मफलूज कर दिया है, इस ताकत को तुमने क्या किया है, अनफॉर्चुनेटली इस ताकत को ख़त्म कर दिया है। दैट इज़ नो मोर अ फोर्स। ये फोर्स क्या है, वो अब ख़त्म हो गई है। आगे चलते हैं जी, इंपॉर्टेंट स्टैंजा हमारा आने वाला है। वो कहते हैं कि दोज हु हैव क्रॉस्ड, कि वो लोग जो तुमसे पहले चले गए हैं, विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट है, यहाँ जो उसने वर्ड यूज किया ना, डायरेक्ट आइज, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधी आंखें, इसका मतलब है ब्रेव एटीट्यूड। और
किंगडम हम किसको कहते हैं? स्टेट, कंट्री। बट यहां पर जो डेथ्स अदर किंगडम है, इसका यहां पर मतलब क्या है? इसका मतलब है द वर्ल्ड हेयर आफ्टर, कि जो इसके बाद की दुनिया है, अगला जहान, उसकी वो बात कर रहा है कि दोज हु हैव क्रॉस्ड। अब यहां पर वो क्या कर रहा है बुनियादी तौर पे? मैं इधर लिख देता हूं, ये वाला जो है इसको जरा देख लें। इसमें एक्चुअली he draws a comparison between our ancestors and us। हमारे और हमारे आबाओ अजदाद, जो हमसे लोग पहले गुजर गए, उनको कहते हैं एंसेस्टर्स, फोर फादर्स। उनके दरमियान वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं इस पूरे सेंसा में कि वो कैसे थे और हम कैसे हैं। Those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom। अब वो पहली क्वालिटी इनको क्या बता रहे हैं कि वो बड़े ब्रेव एटीट्यूड के साथ उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मौत का सामना किया था। कि वो जो हमसे पहले बड़ी दलेरी के साथ मौत का सामना करते हुए अगली दुनिया, अगले जहान, डेथ्स अदर किंगडम, दूसरे जहान जो है वो मुंतकिल हो गई हैं। रिमेंबर अस इफ एट ऑल, कि अगर वो हमें कभी याद करेंगे भी। इट मीन्स इफ एट ऑल जो है यहीं पे लिख देता हूं, इफ एट ऑल, ये निगेशन को शो कर रहा है। मतलब वो सजेस्ट क्या करना चाह रहा है निगेशन के थ्रू? कि दे वॉन्ट रिमेंबर अस, कि वो हमें याद नहीं करेंगे। हमसे जो पहले गुजर गए वो लोग हमें याद नहीं करेंगे। एंड वाई दे विल नॉट रिमेंबर अस, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज दे वुड फील कि वी आर वर्थलेस पीपल, वी आर फ्यूटाइल पीपल, वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ मैन। वो हमें क्यों याद नहीं करेंगे? इसलिए याद नहीं करेंगे कि वो भी सोचेंगे कि ये कौन लोग हैं, ये फजूल लोग हैं, ये बिल्कुल बेकार लोग हैं, इनकी बात जो है वो करनी ही बनती नहीं है। दे डू नॉट डिज़र्व टू बी रिमेंबर्ड, ये इस काबिल ही नहीं है कि इन्हें याद किया जा सके। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कभी, इफ़ एट ऑल, अगर कभी उन्होंने याद किया भी तो हमें कैसे याद करेंगे? नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स। अब यहाँ पर देख लें, लॉस्ट वैसे नेगेटिवली हम इस्तेमाल करते हैं, वायलेंट भी हम क्या करते हैं? नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर लॉस्ट का मतलब बड़ा ही पॉजिटिव है। इसका मतलब है एब्जॉर्ब्ड, इन्वॉल्व्ड। एक और वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, एनग्रॉस्ड, ENGROSSED, एनग्रॉस्ड। ये भी आप इसके लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। ये पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव इसलिए है, ये वायलेंट भी, मैं वो भी लिख देता हूँ, वायलेंट। अब वायलेंट का मतलब यहां पर क्या है? वायलेंट का मतलब है पैशनेट, इमोशनल, डिटरमिन्ड, इन मानों में जो है ये यूज होगा।
यहाँ पर वायलेंट का वो मतलब नहीं है कि जो जुल्म कर रहा है, जो तशद्दुद कर रहा है, जो मारपीट कर रहा है, उसको वायलेंट नहीं कह रहे। यहाँ पर वायलेंट का क्या मतलब है? पैशनेट, इमोशनल, डिटर्मिन्ड। और लॉस्ट भी क्या है? लॉस्ट का मतलब गुमा हुआ नहीं है। लॉस्ट का मतलब है someone who is absorbed in his thought, someone who is totally involved with his thought, someone whose mind is occupied with some ideology, with some idea, with some thought, with some passion, with some determination, with some expression or with some emotion। ठीक है, कि इन सब के साथ उसका माइंड क्या है? प्री ऑक्युपाइड है। उसको वो कह रहे हैं कि लॉस्ट, कि वो किस में गुम है? वो अपनी किसी सोच में गुम है, किसी नज़रिए में गुम है, किसी जज्बे में गुम है, किसी एहसास में गुम है। ठीक है, उसको वो कह रहे हैं लॉस्ट। ठीक है, और इसीलिए ये लॉस्ट जो है यहाँ पर क्या मैंने कहा पॉजिटिवली यूज़ हुआ हुआ है, क्योंकि इन चीज़ों में खो जाना, अब जज्बों में खो जाना, जज्बात में खो जाना, नज़रिए में गुम हो जाना, सोच में गुम हो जाना, फ़िक्र में गुम हो जाना, ये क्या है? ऑल दीज आर पॉजिटिव थिंग्स। ये नेगेटिव थिंग्स नहीं है, ये नेगेटिव जज्बे नहीं है, ये क्या है? ये पॉजिटिव जज्बे हैं। और इसीलिए वो कह रहे कि वो हमें क्यों याद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक हम कोई ऐसे शख्स नहीं है जो कि बड़े पैशनेट थे, जो कि बड़े अपने जज्बों में गुम थे, जो कि अपनी सोच में गौर व फिक्र में गुम थे। ऐसे लोग उनके नज़दीक हम नहीं हैं, एंड दैट इज़ वाई दे विल नॉट रिमेंबर अस। ठीक है, यही वजह है कि वो हमें जो है वो किसी भी सूरत में याद नहीं करेंगे, बिकॉज उनके नज़दीक हम लोग डिज़र्व ही नहीं करते टू बी रिमेंबर्ड। हम इस काबिल ही नहीं है कि हमें किसी भी सूरत में याद रखा जाए। और चूँकि हम इस काबिल नहीं हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं कि वो क्या करेंगे? हमें बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे। लेकिन इफ़ एट ऑल, अगर कभी याद किया भी, तो वो फिर भी क्या करेंगे? फिर भी हमें याद करेंगे ऐसे लोगों के तौर पर नहीं जो अपने नज़रिए के साथ बड़े कमिटेड थे, जो अपनी सोच में गर्क थे, जो अपनी फ़िक्र में डूबे हुए थे। ऐसे लोगों के तौर पर याद नहीं करेंगे। बट ओनली एज द हॉलो मैन द स्टफ्ड मैन। तो देखिए, अगर कभी उसने याद किया भी तो वो कैसे करेंगे? एज हॉलो मैन, एज स्टफ्ड मैन। कि वो हमें कभी अगर याद किया भी तो बेसिकली वो हमें एक खाली, बेकार, एक खोखले इंसानों के तौर पर जो है वो याद करेंगे, एक फेक स्टफ्ड इंसानों के तौर पे याद करेंगे। बिकॉज क्यों याद करेंगे ऐसे? इसलिए याद करेंगे, तो हम शुरू से लेकर अब तक इस पोएम में डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम हमें ऐसे क्यों याद करेंगे? बिकॉज दे वुड फील दैट वी डू नॉट हैव एनीथिंग सब्सटेंशियल which basically makes us a memorable being। कि हमारे अंदर कोई ऐसी काबिल ज़िक्र चीज़ मौजूद नहीं है जो हमें क्या करे, को बड़ी यादगार क्रिएचर जो है वो बना सके। क्योंकि यादगार बनने के लिए, मेमोरेबल चीज़ बनने के लिए, एक हिस्टोरिक चीज़ बनने के लिए, लेजेंड बनने के लिए, ये फेसबुक वाला लेजेंड नहीं है। सोशल मीडिया पे लेजेंड का मतलब कुछ और आजकल होता है ना, ठीक है, कि जो इंतहाई निकम्मा बेकार आदमी होता है उसको वो लेजेंड कह रहे हो। ये जेन्युइन लेजेंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो लेजेंड बनने के लिए, हिस्टोरिक फिगर बनने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? जज्बे होने चाहिए, हमारे पास सोच होनी चाहिए, हमारे पास फ़िक्र होनी चाहिए, हमारे पास नज़रिया होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें कंबाइन होंगी, ओनली देन वी कैन बिकम समथिंग मेमोरेबल, ओनली देन वी कैन बिकम समथिंग दैट इज़ वर्थ मेमोराइजिंग। फिर ही हम जो है वो इस काबिल हो पाएंगे कि हम किसी के याद में या किसी की याददाश्त में हम बाकी रह सकें। एक्सरसाइज देखते हैं बेटे जल्दी से। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द पोएट कॉल्स मैन हॉलो, ऑब्वियसली नाम टाइटल ही से जाहिर है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय T.S. Eliot। जॉन कीट्स ने भी नहीं लिखी, Y.B. Yeats ने भी नहीं लिखी, बायरन ने भी नहीं लिखी, सो ये तीनों गलत हो जाएंगे। द टाइटल ऑफ द पोएम इज द हॉलो मैन दैट इज अंडरस्टूड। We convey nothing, something, anything
and a few words. We convey nothing. अब आप कह सकते हैं कि सर वो तो विस्परिंग की बात करता है, बट वो क्या कहते हैं कि दैट विस्परिंग इज एज मीनिंगलेस एज अ विंड इन ड्राई ग्रास, कि वो इतनी मीनिंगलेस है कि जितनी के खुश्क घास में से जो हवा है वो गुजर जाती, और जो जैसे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ऐसे ही जो है वो इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ट्रू फॉल्स देख लें, वैसे तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह लेते हैं। वी आर हॉलो मैन, यस ट्रू। वी डू नॉट विस्पर टुगेदर, वी डू विस्पर टुगेदर। शेप, सो ये फॉल्स है। शेप विदाउट फॉर्म एंड शेड विदाउट कलर, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। वी डू नॉट लीन टुगेदर, दैट इज फॉल्स। ठीक हो गया जी। अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बेटे आपका, दैट इज व्हाई डज द पोएट कॉल द मॉडर्न मैन हॉलो मैन? द पोएट कॉल्स द मॉडर्न मैन हॉलो बिकॉज दे लैक ह्यूमनिज्म, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत की कमी है। देयर सोल्स हैव बिकम डेड एंड दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ मटीरियलिज्म, कि उनकी रूहें जो हैं वो मुर्दा हो गई हैं और वो सिर्फ क्या है, मादा परस्ती में इन्वॉल्व हैं। What do the expressions wind in dry grass and the rat's feet over broken glass suggest? इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों फ्रेजेस का? कहते हैं कि both these expressions show how ineffective the modern man has become, कि ये बेसिकली शो करता है कि जदीद दौर का इंसान कितना बेकार हो गया है। His words and actions are expressionless and carry no weight. उसके जो अल्फाज हैं, उसके जो अमाल हैं, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बेकार हैं और इनकी कोई वक़्त, कोई हैसियत बरकरार नहीं है। नंबर 3 पे देखें जी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सप्रेशंस शेप विदाउट फॉर्म एंड शेड विदाउट कलर? द एक्सप्रेशंस शो द हॉलोनेस ऑफ द मॉडर्न मैन, कि जदीद दौर के इंसान की जो खालीपन है उसको बेसिकली ये शो करता है। ही हैज़ नो इनर कॉम्पोजिशन, उसके अंदर कोई उसकी जो ज़ाती पीस है वो मौजूद नहीं है। ही एग्जिस्ट ओनली आउटवर्डली बट इनवर्डली ही इज़ टू हॉलो टू प्रोड्यूस एनी शेडो और इम्प्रेशन, कि वो बाहर से जो है वो बड़ा हमें शानदार लगता है, लेकिन अंदर उसके जो है वो कोई शेडो या इम्प्रेशन जो है वो मौजूद नहीं है। इट इज़ द इनवर्ड डेथ ऑफ द मॉडर्न मैन दैट इलियट लेमेंट्स कहते हैं अफसोस करना। कहते हैं ये जो इंसान के अंदर की मौत है, इसका बेसिकली जो है टी.एस. इलियट क्या कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, कि बज़ाहिर हम जिंदा हैं, ठीक है, लेकिन हम मर चुके हैं। मुझे मुर्शद याद आ गए, आप बच्चों को भी डेफिनेटली याद होंगे। वो कहते हैं कि क्या है उसका वो डायलॉग बड़ा फेमस, अभी हम जिंदा हैं, वो क्या है, जिंदा नहीं चलती फिरती मैयतें हैं, ठीक है। तो टी.एस. इलियट भी बेसिकली जो है मुर्शद को कॉपी कर रहा है। वो कहता है कि ये ज़िंदा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये चलती फिरती मैयतें हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते हैं कि व्हाट डज द पोएट से इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द हॉलो मैन? आखिरी स्टैंजा में क्या कहता है वो? इन दिस स्टैंजा द पोएट फील सॉरी फॉर द मॉडर्न मैन एज ही इज़ नॉट गोइंग टू बी रिमेंबर्ड बाय द डिपार्टेड वंस। डिपार्टेड, चले जाने वाले, वो अफसोस का इजहार करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये इंसान जो है, इसको तो गुजरे हुए इंसान जो है वो एक लम्हे के लिए भी याद नहीं करेंगे। एज एन एक्टिव एंड फंक्शनल बीइंग, कि वो इसको एक जिंदा जानदार के तौर पर याद नहीं रखेंगे, बट एज एन इनएक्टिव एंड एम्प्टी सोल, बल्कि वो इसे एक मुर्दा और लेथार्जिक और सुस्त रूह के तौर पर याद करेंगे। आगे देखें जी, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम द हॉलो मैन सजेस्ट? The Hollow Man is an elegy of the 20th century European men, ठीक है, उस पर एक क्रिटिसिज्म है। The poem laments spiritual barrenness. Spiritual barrenness कहते हैं जो उसकी रूहानी तौर पर वीरानी है उसको। Materialistic attitude, moral degradation इखलाकी जो पस्ती है उसको शो करती है। And aimlessness of modern men, और जदीद दौर के इंसान की जो बिल्कुल उसके पास कोई नज़रिया नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, उसको बेसिकली उस पर ये अफसोस का इजहार करती है। इट डिपिक्ट्स द मॉडर्न मैन इज़ इनकेपेबल ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस फॉर द गुड ऑफ ह्यूमन काइंड, ये मैन काइंड, कि ये भी इस चीज़ को भी रिग्रेट करती है कि जदीद दौर का इंसान इंसानियत की ओवरऑल फलाह के लिए सही फ़ैसले नहीं ले पा रहा।
एंड द लास्ट वन इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ द हॉलो मैन, कौन है? टी.एस. इलियट इज़ द ऑथर ऑफ द हॉलो मैन, कि वो जो है हॉलो मैन का बुनियादी तौर पर ऑथर है। इसके साथ ही बेटे हमारा ये आज का लेक्चर हॉलो मैन का कंप्लीट होता है। पोएम्स हमारी फर्स्ट 50% की सारी हो गई हैं। अब इंशाल्लाह कल से हम पंक्चुएशन का लेक्चर करेंगे और पंक्चुएशन का लेक्चर करने के बाद साथ साथ हम अपना अब जो बुक 1 है उसके जो 2 स्टोरीज हमारी रहती हैं इंशाल्लाह हम उनको कंप्लीट करेंगे। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसी तरह जो है वो कनेक्टेड रहें, पढ़ते रहें और इंशाल्लाह कामयाब होते हैं।